तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ो किंग जो गॉड क्लोन था, मतलब जो फिंगर था, उसे कंट्रोल कर चुका था और अपने 10वें हेवनली पैलेस में, अगर मैं गलत हूँगा तो कमेंट कर सकते हो, यानी जिसमें उसने डी 132 की ऑरा थी, क्योंकि उसने बहुत सारी अपनी मेमोरीज को बाम्बू टोकन पे लिखा था, जिससे कि उसने क्रश करके वहीं छोड़ दिया था। फिलहाल उन्हीं के औकात से उसने अपने 10वें हेवनली पैलेस को बनाया था और वहीं पर गॉड क्लोन के फिंगर को डाल दिया था। अब आगे इधर जब ज़ू बोलता है कि चलो अब अंदर चलो, तो वो लोग थोड़ा हिचक रहे थे। तभी पैट्रियार्च को और मज़ा आता है गोल्डन वज़रा को, चलो, चलो जल्दी अंदर जाओ। खोपड़ी लग रहा था रो देगा, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। वो डी 132 में प्रवेश कर जाता है और जब वो देखता है वहाँ फिंगर है और एकदम सेम फ़ील करता है, हैरान था। स्टोन लाइन भी पहुँच चुका था। स्टोन लाइन जैसे ही पहुँचता है ना, फिर से वो क्लाउड ट्रॉल में बदल जाता है और अपना ही जो कुछ हिस्सा खाता था वो वहाँ पर टेंटेकल्स वगैरह वो वैसे ही खाने लगता है और थोड़े समय में यहाँ पर इंकवेल भी अंदर आ जाते हैं। इसलिए ज़ू किंग ने इस ओल्ड मैन को भी नहीं मारा था कि मतलब गॉडफिंगर को लगे कि नहीं भाई वो सेम जगह पे रहे। अब ये सब चीज़ें देख करके ना गॉडफिंगर फिर आराम से सो जाता है, जब देखता है कि यार सभी लोग हैं तो सेम चीज़ें, कि खोपड़ी ऐसा घूम रहा है, मतलब रो रहा है, स्टोन लायन चबा रहा है और पेंटर जो है अपना पेंटिंग बना रहा है और अब 10वें एमएलए पैलेस पे ध्यान नहीं देता और यहाँ से अब ये आगे निकल जाता है। अब जब ये माउंट एवरेस्ट की तरफ बढ़ रहा था और 2 दिन और लगने वाले थे उसे, तब ये फ़ील करता कोई बुला रहा है, कोई मेरी मदद कर देगा क्या? कोई मेरी मदद कर देगा क्या? और आवाज़ जानी-पहचानी लगती है। बेसिकली ये निंग यान था, जिसे देख कर के ज़ोकिंग सरप्राइज़ हो जाता है। तो जो समुद्री क्षेत्र था ना ये, वहीं पर ये इसे दिखाई देता है। बड़ी बात ये थी कि जब ये लोग टेलीपोर्ट हुए थे, अगर आपको याद हो, वो जो 10 एंट्रेल्स वाली जगह थी, उसके बाद से इसने कभी निंगयान को देखा नहीं था। मतलब वो काउंटी कैपिटल वापस ही नहीं आया था। ज़ू उस आवाज़ की तरफ बढ़ा था क्योंकि ज़ू के सेंसेस बहुत फ़ास्ट थे। तो आधा घंटा की वो दूरी पर था, लेकिन ज़ू ने दूर से सुन लिया था। जहाँ पर एक बड़े से फूल के बीच में ये बंदा फँसा हुआ था और ये फूल यूफ़ोरिया आइरस था, जिसमें बहुत सारी ना कलियाँ दिख रही थी। हर एक कली के टॉप पर एक वुमन को देखा जा सकता था और यहाँ पर बीच में फँसा था अपना निंगयान, जिसके कपड़े फटे-फुटे थे। सांस कैसे भी वो ले पा रहा था। बेसिकली ये जो भी नॉन ह्यूमन वुमन थी ना, वो इसे एब्ज़ॉर्ब कर रही। जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे कमज़ोर होते जा रहा था और बीच में चिल्लाता था, हेल्प, हेल्प। अब जैसा कि आपको पता है, ये जो फूल है ना, यूफ़ोरिया आइरिस, ये यहीं खुलता है, मतलब डेब्रेक प्रीफेक्चर में। जब ज़ू ट्रैवल कर रहा था, इसने देखा था। नॉर्मली इंसान भाई 4 से 5 साल के बाद नहीं टिक सकता है यहाँ पर, वो लाश हो जाता है। गोल्ड कोर वगैरह तो छोड़ दो, लेकिन ये बंदा, क्योंकि इसकी बॉडी अलग थी, तो ये टिका हुआ था। अब जब ट्रैवलिंग में जब ज़ू आ रहा था यहाँ पर ना, तो उसने छोटा फूल देखा था, ये काफ़ी बड़ा था और लड़कियाँ जो भी दिख रही थी ना इस फूल के टॉप पर, बेसिकली वो इस फूल का ही कमाल था। वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो फ्लर्टी थी और निंगयान की एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर रही थी। ज़ू हैरान था कि यार इतने समय से ये कैसे ज़िंदा है यहाँ पर? मानना पड़ेगा, मतलब कैप्टन का जो इंट्यूशन था सही था। इस बंदे की बॉडी काफ़ी अलग है। अब ज़ू थोड़ी देर बाद सोचता है कि नहीं, इसको बचा लेता हूँ, आगे काम ही आएगा कहीं न कहीं। क्योंकि कप्तान के आर्सेनल का सबसे बड़ा ये तीर था, इसको मरने नहीं दे सकता। अब ज़ू जब बढ़ता है तो यूफ़ोरिया जो आइरिस था, वो इसको फ़ील करता है खतरा। तो अपना एक जो कली था ना, वो ज़ुकिंग की तरफ भेजता है कि इसको पकड़ ले और ज़ू की तरफ वो पिंक मिस्ट फेंकता है, मतलब गुलाबी धुंध, जैसे इंसान अट्रैक्टेड हो जाता है, मदहोश हो जाता है। लेकिन इनको क्या पता था कि ज़ू को इन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुरंत अपने टैबू पॉइज़न के पावर को रिलीज़ करता और यूफ़ोरिया आइरिस डरने लगता है। ज़ू जैसे-जैसे एक कदम आगे बढ़ाता है, इधर निंगयान तो लगभग अधनंगा ही था। ज़ू की तरफ देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, बोलता है, "एल्डर ब्रदर ज़ूके, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी मदद करो।" ज़ू देखता है कि भाई निंगयान एकदम ना इसको प्रताड़ित कर दिया गया था। फिलहाल इसको कुछ पिल्स वगैरह भी देता है, क्योंकि यूफ़ोरिया आइरिस है, इसके पॉइज़न की वज़ह से अपने आप मरने ही लगता है। और फिलहाल निंगयान बोलता है, "एल्डर ब्रदर, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है, मैं इसे नहीं भूलूँगा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?" ज़ू पूछता है, "तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो बताओ?" और ज़ू को था कि क्या ये इसको पता नहीं है कि हम 10 इंटरवल्स में मिले थे, हालाँकि चेहरा बदल करके थे। तो ये बताता इस दौरान, थोड़ा हिचकता है कि मैं यहाँ पर एक मिशन की वज़ह से आया था, लेकिन ये यूफ़ोरिया आइरिस के चक्कर में मैं फँस गया। ज़ू पूछता है, "तुम्हें पता भी नहीं होगा फिर किसी इसीलिए काउंटी में क्या चल रहा है?" निंगयान सरप्राइज़ हो जाता है। ज़ू समझ जाता है कि देखो ये बंदा थोड़ा-सा झूठ तो बोल रहा होगा, ये टेलीपोर्ट होके इधर आया था और आगे बढ़ रहा था और यूफ़ोरिया आइरिस ने इसको धर लिया था। मिशन की जो वो बात कर रहा था, बेसिकली वो वही मिशन था 10 एंट्रल्स ट्री वाला, लेकिन निंगयान बताता नहीं है। इधर निंगयान की फटती तो थी वैसे भी ज़ुकिंग से, और अब तो और डर जाता है ना, क्योंकि ज़ुकिंग की ऑरा बहुत ऊपर जा चुकी थी। फिलहाल वो ज़ू से पूछता, "हम कहाँ जा रहे हैं?" बोलता, "माउंट डेवरेक।" इस दौरान समय गुजरता है। ये लोग माउंट डेवरेक के काफ़ी करीब पहुँच चुके थे और माउंट डेवरेक पर जो सिचुएशन था काफ़ी क्रिटिकल हो चुका था। जो स्पेल फॉर्मेशन था ना यहाँ का, जो अपना डेवरेक का, मतलब जहाँ पर अपनी स्वॉर्डसेस की आर्मी थी, वो उस पर इतने सारे अटैक हो रहे थे कि वो क्रम्बल करने लगा था, टूटने वाला था। बहुत सारे ब्लैक स्पाइक्स दिख रहे थे काँटे के जैसे, तो क्रैक्स आने शुरू हो चुके थे। इधर जो भी आर्मी के लोग थे वो यार अब उनका मोटिवेशन धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि एक तो ये लोग थे कम और सामने से जो टीम आई थी अटैक करने, बहुत सारे थे। लेकिन फिर भी वो ये था कि भाई मरेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए इनको मार के मरेंगे। तो यहाँ पर प्लानिंग काफ़ी तगड़ा था जिन लोगों ने भी अटैक किया। हालाँकि सामने वाले की भी आर्मी उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अपने स्वॉर्ड सीरीज़ के ज़्यादातर लोग वॉर में थे, तो इधर बहुत कम लोग थे।
तो जो आर्मी आई थी अटैक करने, उसमें ज़्यादातर फाउंडेशन लेवल, कुछ लोग गोल्ड कोर, लेकिन 3 थे जो कि खतरनाक थे क्योंकि 3 जो थे वो नासेंट सोल लेवल में थे। जिनमें से 2 मेल और 1 फीमेल थे और सभी से जो अमानवीय लोग थे, मतलब इंसान तो नहीं थे। जैसे एक का बॉडी स्केल से भरा था, एक के 4 हाथ थे। फीमेल जो थी वो मिडल-ईस्ट थी। उसके चेहरे पर मतलब फ़ोरहेड जहाँ होता है वहाँ पर एक और चेहरा दिख रहा था। और लेडी जो थी ना वो नासेंट सोल के मिड फेज़ में थी, बड़ी बात तो ये। दोनों बंदे अर्ली फेज़ में थे। और ये कोई और नहीं, वो प्रिज़नर्स थे, कैदी थे, जो कि यूनिट सी के जेल से भागे थे, करेक्शन डिवीज़न के। इनका डिस्कशन अपना चल रहा था कि यार ये लोग हेल्प भी नहीं माँग रहे हैं। जो भी हो, ये अपना डिस्कस कर रहे थे, फिलहाल इन्हें निपटाते हैं, बाद में चीज़ें देख लेंगे। एक जैसे बोलता है, मुझे तो स्वर्ण से जिसकी चमड़ियों को खाने का मौका मिलेगा, मतलब बहुत टाइम हो चुका है। अब देखो ये जो आर्मी थी, जैसे कि स्केलेटन आर्मी कर कहते हैं, जो स्वॉर्सेस की बची-कुची आर्मी थी। इनको मालूम था देखो बाकी लोग तो आ नहीं सकते, आस-पास के कुछ कल्टीवेटर्स हैं ह्यूमन्स वाले, टेवरेक प्रीफेक्चर में, लेकिन वो लोग भी लॉकडाउन में हैं, मतलब उन्होंने भी अपने सेक्ट को एक बैरियर से घेर दिया है, क्योंकि उनके भी जो मेन योद्धा हैं, वो तो बाहर ही जा चुके हैं। अब जो स्वॉर्सेस की आर्मी थी, उसमें एक ही बंदा था जो कि नासेंट सोल लेवल पे था और वो उनका लीडर था, जो कि अर्ली फेज़ में था। और इसने जानबूझ करके उन लोगों को भी कॉल नहीं किया था क्योंकि इनको समझ में आ रहा था कि ये प्लान क्या है। अगर ये बैकअप बुलाएगा, तो उधर भी उनका डिफेंस टूटेगा, तो ये लोग उधर जाके भी अटैक कर सकते हैं। और देखो टैबू ट्रेज़र ये यूज़ नहीं कर पाएगा बंदा, थोड़ा बहुत पावर यूज़ भी कर सकता है। लेकिन टैबू ट्रेज़र का मेन जो पावर है, ये लोग तो अलग जगह यूज़ कर रहे हैं। मेन बैटल जो चल रहा है वेस्टर्न फ्रंट, नॉर्दर्न फ्रंट वगैरह पे, और मैं भरोसा करता हूँ पैलेस लॉर्ड भी यही सब ये बोल रहा था कि हम लोग फाइनल बैटल तो जीत ही जाएँगे इंसानों वाला। फिलहाल सबको ज्ञान दे रहा था कि हमें लड़ना है, अंत तक लड़ना है। और फाइनली इधर लगातार उनके अटैक की वजह से जो ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन था माउंट डेवरेक का, वो टूट जाता है। जो नॉन ह्यूमन्स की आर्मी थी, इनकी तरफ पूरे लालच के साथ बढ़ती है। क्योंकि उनको ये भी था ना यार कि अगर हमने इस पर कब्ज़ा कर लिया, इस माउंट एवरेस्ट पर, तो यहाँ पर बहुत सारी लूट मिल जाएगी, बहुत सारे वेपन्स वगैरह मिल जाएँगे। अब जो ये नासेंट सोल का कल्टीवेटर था ना, इस पे ये तीनों जो अपोनेंट के नासेंट सोल के थे, वो मिल के अटैक करते हैं। हालाँकि वो डिफेंड करता है, उसके पास भी मैजिकल डिवाइसेज़ वगैरह थी, लेकिन वो भी डैमेज हो जाता है और अच्छा खासा भाई वो इंजर्ड भी हो जाता है। थोड़ा पीछे जाता है, लेकिन फिर से फ़ियर्स होकर के बैटल शुरू कर जाता है। वो बोलता है इस दौरान, एक मैसेज भेज देता है कि जितने भी ह्यूमन सेक्ट हैं डेब्रेक प्रीफेक्चर में, मेरा नाम सुना ही है, वर्सेस कोड माउंट डेब्रेक, मेरा सभी को फाइनल मैसेज है, कोई भी हेल्प के लिए कुछ मत भेजना, आप लोग बस अपने स्पेल फॉर्मेशन में सुरक्षित रहो, बस वेट करो कि हमारा जो फाइनल बैटल जो चल रहा है उसमें हमें विजय मिल जाए। और फिर ये वही अपना वीर गाथा जो रहती है स्वॉर्ड से, जिसकी एक रिंगटोन बोल लो या जो भी बोल लो, गाने लगता है और बैटल में और छिड़ जाते हैं। अब चीज़ें लग रहा था कि भाई खत्म है, मतलब स्वॉर्ड सीज़र्स के लिए एक निराशा सी छा चुकी थी, तभी अचानक से एबिसल सी के अंदर से एक बड़ा-सा गोल्डन क्रो बाहर निकलता है, पूरा आग की लपेटों में घिरा हुआ और सीधा माउंट डेब्रेक की तरफ बढ़ता है। उसके 100 से ज़्यादा पूँछें दिख रही। उसके जो वो चोंच बोल लो या खोपड़ी के ऊपर में एक छोटा-सा बंदा क्रॉस लेग बैठा हुआ, इंपीरियल रोब वगैरह पहन करके। उसकी आँखें काफ़ी कोल्ड थी और ऑरा नासेंट सोल लेवल का था, फ्लक्चुएशन। अब जितने भी नॉन ह्यूमन कल्टीवेटर्स थे ना, इस ऑरा को, इस गोल्डन क्रो को देखकर हैरान हो जाते हैं। खास करके वो जो 3 नासेंट सोल लेवल के क्रिमिनल्स थे और वो मिडल ईस्ट वूमेन। बोलती ये जो भी है, फिर अपने एक बंदे को आदेश देती है कि ज़ियोलिन जाओ इस गोल्डन क्रो को मार दो। तो एक नासेंट सोल वाला बंदा इस गोल्डन क्रो को मारने जाता है। इधर स्वॉर्ड सीज़र्स भी सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये कौन आ गए? अब वो बोलने लगता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। उसका ये था स्वॉर्ड सीज़र्स का जो लीडर था कि भाई ये भी मारा जाएगा नहीं। लेकिन तब ये दिखता है कि क्या होता है ना कि जो टीम एक अटैक करने जा रही थी गोल्डन क्रो, उनको लगता है वो अंधकार में छा गए। पूरा स्पेस यहाँ का काला हो जाता है। एक ब्लू ग्रीन ड्रैगन ऊपर में दिखाई देता है हवा में उड़ते हुए। उसका एक अलग प्रेशर था जिसकी वज़ह से जितने भी रोग कल्टीवेटर्स थे ना, वो खून की उल्टी करने लगते। और जिनका कल्टीवेशन कम था वो तो मर भी जाते, मतलब बॉडी और सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक तो पूरा अंधकार छा चुका था, तो बहुत सारी आँखें दिखने लगती। इन्हें देख कर के नॉन ह्यूमन्स की और फट जाती क्योंकि वो काफ़ी ग्रोइश औरत थी। बिजली भी लाल कलर की चमकने लगती, केक और चीरते हुए निकलने लगती। और तभी एबिसल जो सी था नीचे में थोड़ा दूरी पर, क्योंकि पहाड़ है तो ऑब्वियसली ऊँचाई पर होगा, वहाँ से एक औरा बहुत तेज़ी से बढ़ती और लाइट खतरनाक चमक रहा था। बेसिकली वो डे ब्रेक लाइट था और उस 7 कलर की लाइट में एक बंदा हमें दिखाई देता है। उसने स्वॉर्ड से इसका यूनिफ़ॉर्म, व्हाइट यूनिफ़ॉर्म पहना था। उसकी आँखें आइस कोल्ड थी, ऑब्वियसली ये कोई और नहीं, ज़ो किंग था। ज़ो ने दूर से ये चीज़ें देख रहा था कि माउंट डे ब्रेक का जो स्पेल फॉर्मेशन था कोलैप्स हो गया था और उसके अटैक करने के 2 रीज़न थे। अब जो भी बोल लो, क्योंकि इसके मम्मी-पापा को भी यहीं दफ़नाया गया अंदर में कहीं पे। दूसरी बात ये है कि माउंट एवरेस्ट भाई जो है स्वॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो अटैक करना तो इसका बनता ही था। अब देखो जो गोल्डन क्रो था ना, वो एक तो खुद नासेंट सोल लेवल का बैटल प्रोफिस था, तो ज़ू को उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो खुद से अपनी जो टेक्निक्स है सब इम्प्लीमेंट कर सकता था, लगा सकता था। तो ऐसा नहीं कि ज़ू भाई उधर भी ध्यान देगा कि गोल्डन क्रो बैटल कर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं। गोल्डन क्रो खुद से इतना उसके अंदर इंटेलिजेंस आ चुका था।
ज़ू क्या करता है सीधा भाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। एक तो उसकी गॉडली बॉडी थी, तो सीधा फाड़ना शुरू करता है गोल्ड कोर जो कल्टीवेटर्स थे। गला उड़ाना शुरू करता है अपने डैगर को निकाल कर के और साथ में अपने पॉइज़न को भी फैलाना शुरू किया था। शैडो तो अलग ही कंट्रोल कर रहा था और निपटा रहा था। गोल्डन वस्त्रा यानी कि अपने मास्टर फ्री स्पिरिट भी एक अलग ही किलिंग पाथ पर थे। और ऊपर से ब्लू ग्रीन ड्रैगन, इधर गोल्डन क्रो मतलब अलग यहाँ पर तूफ़ान मच जाता है। और ज़ू इतने पे मानता नहीं है। देखो अपना जो उसका घोस्ट वाला एम्परर वाला हेवनली पैलेस था ना, वो भी ये एक्टिवेट कर देता। तो एक अलग प्रेशर आने लगता है इन लोगों पर। घोस्ट एम्परर की और आपको पता ही है। बैटल नहीं जॉइन करता घोस्ट एम्परर माउंटेन से मतलब पूरा ऑरा यूज़ नहीं करता, बस उसका एक छाप बना देता है ऐसा समझ लो। और इतना भी नहीं रुकता भाई। टी-132 की जो ग्रोविश ऑरा थी, टी-132 का तो आपको मालूम है ना, उसमें कर्स वाली ऑरा है बेसिकली। मतलब पनौती लग जाती है लोगों पर, कैसे भी मर जाते हैं। सामने वाला अटैक कर रहा है ज़ोकिंग पर या स्वॉर्ड सीजेस पे, लेकिन उसका अटैक जा करके उसी के साथी को लग रहा है। मतलब इतनी गंदी पनौती लग चुकी थी। इधर जो कुछ लोग थे, क्योंकि ज़ोकिंग को तो जानते थे ना कि अरे ये तो वो फिंडिस ज़ू है, यूनिट डी वाला जेलर। यूनिट सी के भी जो कुछ कैदी थे जो यहाँ पर थे अपोनेंट में, वो बोलते नहीं ये यूनिट सी वाला जेलर है। तो मिडिल एज वुमेन जो थी, जो नाथ सोल मिड फेज की कल्टीवेटर थी ना, उस ज़ू को ध्यान से देखती कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है छोटे-मोटे जेलर से। यहाँ पर आया है, बैटलफील्ड में नहीं गया, मतलब बहुत बड़े लेवल का तो कल्टीवेटर नहीं होगा। पहले इसको निपटाते हैं। ये भी ज़ू की तरफ बढ़ जाती है और वो जो 4 हाथों वाला जो कल्टीवेटर था नाथ सोल वाला, वो भी आगे बढ़ जाता है। अब देखो ज़ू देखता है इन दोनों को आते हुए, तो थोड़ी इसकी आँखें ना सर टिचमिचाती हैं। अच्छा बेटा, क्योंकि बैटल में आने से पहले उसने इन तीनों को सेंस तो कर लिया था कि 3 नासेंट सोल लेवल के हैं। लेकिन दूर से एक और फ्लक्चुएशन फ़ील कर रहा था कि कोई तो है जो इस बैटल को देख रहा है। क्या है वो ज़ू को भी नहीं पता था। पहले वो तो अपने दाएँ पैर को उठाता है और ऐसा ज़मीन पे दे मारता है। जैसे ही मारता है ना ज़मीन पे, ऐसा टेक्निक थी ना कि ताकि किसी को पता ना चले कि शैडो है इसके पास। शैडो इसके बॉडी में फ्यूज़ हो जाता है, तो इसकी जो फ्लेशी बॉडी का पावर था, पहले ही गॉडली लेवल का है। प्योर गॉड लेवल पे नहीं है बट ठीक है, बाकी नॉर्मल इंसानों से और जो अमानवीय लोग हैं, उनसे तो कहीं पावरफुल है। और इसके साथ मर्ज होने के बाद इस शैडो के साथ पावर लेवल और ऊपर चला जाता है, गोल्ड कोर लेवल से तो कहीं ऊपर। तो ये जो फोर आर्म मैन था, बहुत सारे डिवाइन एबिलिटीज मैजिकल टेक्निक्स यूज करता है, लेकिन वो इग्नोर मारता है, आने दो भाई आने दो, और सीधा एक मुक्का मारता है बस। ये बंदे के डिफेंसेस एक्टिवेटेड थे क्योंकि वो अपने लाइफ एसेंस को यूज कर रहा था, क्योंकि नासेंट सोल कल्टीवेटर है। लेकिन उसका जो लाइफ एसेंस की ऑरा थी, जो कि टर्टल शेल में बदल जाती है, कछुए की जो स्किन होती है, जो ऑब्वियसली बहुत पावरफुल होती है, लेकिन ज़ू के पंच की वजह से ये थोड़ा पीछे जाता है और इसका लाइफ एसेंस के द्वारा बनाया हुआ स्पेल, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ज़ू भी अचंभित था, यार ये टूटा नहीं। लेकिन वो बंदा जो ज़ू किंग से भी ज़्यादा अचंभित था कि ऐसा कैसे हो गया यार। इसे नॉर्मल भाई नासेंट सोल इनिशियल फेज का बंदा भी ना तोड़ पाई, ये बंदा तो अभी गोल्ड कोर लेवल में है। उधर वो जो वुमेन थी ना, ज़ू पर अपने अम्ब्रेला से अटैक करती है, उसका कोई मैजिकल टेक्निक्स था, लेकिन ज़ू तुरंत अपने डे ब्रेक लाइट से उसके इस डिफेंस को काट देता है और ये चीखने लगती है। ऑब्वियसली डे ब्रेक लाइट आपको पता है, जो कि पावर ऑफ गॉड को भी कुछ समय के लिए रोक सकता है। तो ये तो फिर दूसरी प्रजाति के बस लोग हैं। चीजें बहुत फास्ट होती हैं, वो बंदी और सरप्राइज हो जाती है। उधर वो जो 4 हाथों वाला बंदा था, वो भी थोड़ा दूरी पे हट जाता है। अब ये 4 हाथ वाला बंदा क्या करता है ना, चारों हाथों से मिला करके एक फिस्ट अटैक बनाता है। ये इनके प्रजाति का सबसे खतरनाक बॉडी पावर टेक्निक है। उससे एक अटैक करता है, जो अपने एक मुक्का मारता है, और जब दोनों के टकराते हैं, उसका एक जो नासेंट सोल था, क्योंकि ये बंदा 2 नासेंट सोल लेवल पे था, तब इसके 2 हेवनली पैलेसेस नासेंट सोल में बदल चुके थे। तो एक तो एक्सप्लोड कर जाता है, तो इसको चेज़ करने वाला था, लेकिन वो मिडिल एज्ड वुमन बीच में आ जाती है, डबल इनकांटेशन टेक्निक का यूज़ करती है। इसका जो दूसरा चेहरा था ना, क्योंकि वो काफ़ी फ्लर्टी वाला लुक था, इसके जो फोरहेड पर एक दिखता था, वो ओपन होता है और ज़ू की तरफ पड़ता है, लाल धुंध के जैसा। देखो यही टेक्निक ज़ू पे, ये प्यार वाली या मोह माया वाली टेक्निक काम करती नहीं, उसे पता नहीं था वो किसके सामने खड़ी है। अपने राइट फिंगर को आगे बढ़ाता है, वॉयलेट मून की ऑरा प्रकट होती है, जो कि इस धुंध को, बहुत सारे वो घोस्ट फेसेस दिख रहे थे ना, वो अपने आप डरने लगते हैं और अंदर ही अंदर इस लेडी को ज़ू मानो कंट्रोल करने लगता है, मतलब उसकी ही ऑरा उस पर ही इस्तेमाल करने लगता है। और तुरंत ज़ू इतना करने के बाद वो नासेंट सोल वाला जो कल्टीवेटर था 4 हाथों वाला, उसकी तरफ पड़ जाता है और वो बंदे की फट जाती है कि तुम मुझे ही क्यों अटैक कर रहे हो। ज़ू समय वेस्ट नहीं करता, एक स्लैप अटैक मारता है तमाचा वाला, जिसमें कि डे ब्रेक लाइट की ऑरा मिक्स थी, और तुरंत चाहे कितना भी कोशिश करता है, उसकी बॉडी और सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तरह गोल्डन क्रोज मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो स्केल वाला था बेसिकली नासेंट सोल वाला, उसको निगलने लगा। बाकी जो भी दुश्मन के कल्टीवेटर्स थे ना, उनकी और फट जाती है, क्योंकि 2 नासेंट सोल लेवल के एक्सपर्ट मारे जा चुके थे। एक तो ज़ू का पॉइजन वैसे भी फैल रहा था, तो और मारे जा रहे थे। दूर से नहीं है, जो कि बैटलफील्ड में ऑब्वियसली था, फाइट कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान था ज़ू किंग की एबिलिटीज पर कि यार ये बंदा सच में गोल्ड कोर लेवल पे है। ज़ू का ध्यान पूरा इस मिडिल एज्ड वुमन पे जाता है, इसकी तरफ वो पढ़ता है, लेकिन तभी एक ऑरा फील कर, तुरंत चुप से गायब होकर पीछे जाता है निंग्यान की तरफ, और निंग्यान को समझ में नहीं आता है। ज़ू क्या करता है, उसके पीठ पर ऐसा मारता है, निंग्यान के कपड़े थोड़े फट जाते हैं और वो जो झाड़ थी ना ग्रीन वाइन, जो कि उसको कैप्टन ने खिलाया था, वो बाहर दिखने लगता है, तो उसको पकड़ लेता है उसके झाड़ को। निंग्यान हैरान था, जहां से ज़ू हटा था ना, वहां का एरिया कोलैप्स कर जाता है। एक काला हाथ, ब्लैक हैंड, काफी बड़ा अचानक से निकलता है, जो कि स्नीक अटैक था।
छुप के करने वाला अटैक फेल हो जाता। लेकिन जो भी था वो बंदा जो कि छिप के अटैक कर रहा था, उसका ऑरा नास एंड सोल के लेट फेज में था और बोलता है मरो अब। डार्क फिगर अचानक से प्रकट होता है, ज़ू की तरफ बढ़ने लगता है। ज़ू बोलता है अच्छा बेटा। तो ज़ू क्या करता है, निंगयान को झाड़ से घुमा के फेंक देता है आगे दुश्मन की तरफ। वो बंदा निंगयान से टकरा जाता है, तुरंत पीछे हटने लगता है। हैरान था क्योंकि निंगयान की वजह से निंगयान की बॉडी पर एक भी स्क्रैच नहीं था। निंगयान की जो पीठ में से वो झाड़ निकल रहा था उसकी तरफ देख, फिर ज़ू की तरफ देख। इधर निंगयान बोलता है ज़ू की तरफ देख करके तो वो तुम थे, मैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब उसे समझ में आ जाता है झाड़ की वजह से कि ज़ू किंग ही वो बंदा था जो कि नाइट शेड बना हुआ था उस समय। निंगयान इस तुरंत चीख मारता है लेकिन ज़ू फिलहाल इसको इग्नोर मार देता है। बस मेंटली एक कॉल देता है गोल्डन क्रो। तो गोल्डन क्रो आ करके आधा उसकी जो एनर्जी थी बोल रहे हैं जो भी जोकिंग में मर्ज हो जाता है और आधा बाहर दिखा था। अब जोकिंग के बाजू में बोल लो या जोकिंग के बॉडी से पंख दिखा रहा था, बस ऐसा समझ लो डेविल आ गया वो सामने, कुछ वैसा दिख रहा था। वो मर्ज होता है ऑब्वियसली जोकिंग की और बढ़ जाती है। अब देखो तो देखो कि एक तो जोकिंग की जो बॉडी थी वो नास एंड सोल लेवल की आराम से है और दूसरा गोल्डन क्रो की और नास एंड सोल लेवल 1 पे बोल सकते हो। तो जो भी इस समय नास एंड सोल के 2 सोल के बराबर था। एडेड अगर जोड़ लो 9 पैलेस बैटल प्रोवेस अलग ही लेवल पे था, अलग ही लेवल का बंदा था। और जोकिंग का पॉइजन कमाल दिखाई रहा था। धीरे-धीरे लगभग रोक कल्टीवेटर्स मारे जाते और माउंट डेब्रेक का जो मैजिकल डिवाइसेस थे अपने आप रिपेयर होने लगते क्योंकि यहाँ का सेटअप वैसा था, फॉर्मेशन रिकवर होना शुरू हो जाता है। ज़ू अकेले आया था लेकिन 2 नास एंड सोल अर्ली फेज़ के कल्टीवेटर्स को मार चुका था। एक बच के कैसे भी भाग रही थी। लेकिन ज़ू अभी भी चौकन्ना था, खास करके उस बंदे की वजह से जो शायद नास एंड सोल के लेट फेज़ में था। अचानक से पीछे से जो इस पर अटैक किया था। लेकिन सामने था इसके निंगयान, इसके झाड़ को ये पकड़ के खड़ा था। अब वो क्या करता ना, पैलेस लॉर्ड का जो कमांड था ना उससे निकालता टोकन। यहाँ की मैजिकल डिवाइसेस पे पूरा इसका कंट्रोल। तो जितने भी वेपन्स थे पूरे इस शैडो वाले जो बंदा था ना उसकी तरफ एकदम हो जाते। और देखो ज़ू अपना असेस कर रहा था कि जो 4 आर्म वाला कल्टीवेटर था क्योंकि वो करेक्शन डिवीजन में सप्रेस था, तो उसका पावर अभी भी पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ। नहीं तो वो आराम से सोल लेवल पे पहुंच जाता था। अगर वो नहीं रहता था अंदर तो उसके पास 2 सोल लेवल का पावर था। गॉड बॉडी की ट्रू एबिलिटीज तो अभी भी ये यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन नेचुरली इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ था पहले से 3 गुना तो बढ़ चुका था। तो आराम से 1 सोल लेवल का स्ट्रेंथ था। तो सबसे ताकतवर चीज क्या था, इसकी बॉडी जो कि डिफेंस का भी काम करती थी। इसीलिए मिड लेवल के भी अगर नासेंट सोल कल्टीवेटर हैं जो कि 3 सोल लेवल बेसिकली होते हैं, उनको तो आराम से ये झेल सकता है। और अगर मैजिकल टेक्निक्स जो यूज करेगा तो 4 सोल एक्सपर्ट को मार सकता है बिना इंजर्ड हुए। अगर 5 सोल एनिमी की बात करें तो ज़ू अगर पूरे पन्ने अपने पलट देना, खोल दे मत, इसको पता नहीं था रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसा तो था कि अगर सामने वाले बंदे को ये कुछ ना कर पाएगा तो वो भी इसका कुछ नहीं कर पाएगा। ज़ू अपने को एसेस कर रहा था कि इसका स्ट्रेंथ नॉर्मली 3 स्क्रोल स्ट्रेंथ के बराबर है। मैजिकल टेक्निक्स मिला के 4। नेचुरल जो नासेंट सोल कल्टीवेटर्स होते हैं वो तो इसको छू नहीं पाएंगे जो नॉर्मल वाले होते हैं। लेकिन जैसे किसी का अगर जब वो 6 से ज़्यादा हेवनली पैलेस वाला बंदा रहेगा, नेचुरली नासेंट सोल उसके ज़्यादा बनेंगे, तो थोड़ा वो प्रॉब्लमैटिक बन सकता है ज़ू के लिए। तो फिलहाल ये जो मिडिल एज वुमन थी ना वो उस विंग्ड वाले पंखों वाले नॉन ह्यूमन के पास, शैडो ह्यूमन के पास जाके खड़ी हो जाती और बोल रही थी कि बॉस ये जेलर जो है ना खतरनाक है, तो जो लोग हमें फाइनेंस कर रहे थे वो कब मूव करेंगे। तो ये खून की उल्टी भी कर रही थी क्योंकि ज़ू का जहर उसको भी कहीं ना कहीं अंदर से अफेक्ट तो कर दिया था, तो उसे सप्रेस करने को देख रही थी। तो फिलहाल ये जो ब्लैक विंग नॉन ह्यूमन था ज़ू की तरफ देख तक अच्छा, क्योंकि माउंटेन डेब्रेक के जितने भी मैजिकल डिवाइसेस थे फिर से काम करने लगे थे। बचे कुचे वो कल्टीवेटर्स भाग रहे थे, तो ये समझ तो चुका था कि ये बैटल ये हार चुका है। दूसरा जब वो ज़ू को ध्यान से देखता तो उसको मालूम था क्योंकि आसमान में एक ब्लू ग्रीन ड्रैगन दिखाई दे रहा था। ज़ू के आसपास एक गोल्डन क्रो, फिर ज़हर, जिसकी फिजिकल बॉडी प्लस डे ब्रेक लाइट, मतलब वो सोच रहा था कि इस बंदे से मतलब टक्कर लेना सही काम तो नहीं है। तो मिडिल ईस्ट वुमन को पकड़ता है और स्पेस टेलीपोर्टेशन, जैसे हम माइनर टेलीपोर्टेशन कहते हैं क्योंकि नासेंट सोल लेवल का कल्टीवेटर है, यहाँ से गायब हो जाता। अब इसके जाने के बाद यहाँ चीजें नॉर्मल हो जाती, लेकिन फिर भी जो बचे कुचे रोग कल्टीवेटर से ज़ू उन्हें तो पकड़ लेता है निंगयान और बाकी लोगों की मदद से और निपटा देता, भाई छोड़ता किसी को नहीं। तब जाकर के ज़ू एक चैन की सांस लेता है। अगर स्वॉर्ड से जैसे कि इंजर्ड थे काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ज़ू को रिस्पेक्ट दिखाते हैं, ऑब्वियसली ज़ू का नाम इन्होंने सबने सुना था क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स आते थे ये हर जगह ज़ू का ही नाम होता था क्योंकि पैलेस लॉर्ड के नीचे कौन सा बंदा काम कर रहा है, ऑब्वियसली सेक्रेटरी जनरल ज़ोकिंग। खास करके ये जो कैदी थे ना जो कि ज़ोकिंग का जब नाम लेते हैं उनके अंदर एक दहशत थी। तो बचे कुचे स्वord से जो नहीं भी जानते होंगे वो भी जान जाते। और सुनहई जो ये नासेंट सोल लेवल का कल्टीवेटर था स्वord से इसका, वो जानता था अगर ज़ू नहीं आता तो चीज़ यहाँ पर खत्म ही हो जाती। बस इनके दिमाग में यही था कि ह्यूमन काइंड जो है मतलब इंसान
ये जो आपदा आई है उसे सर्वाइव कर जाएँ। नहीं तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो शैडो के पीछे छिपे हुए हैं, मतलब अंधकार में इन लोगों पर अटैक करने के लिए, अलग-अलग प्रजाति के लोग। जो समझाता है कि टेंशन मत लो, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। इस दौरान 3 चीज़ें बीत जाते हैं और स्पेल फॉर्मेशन पूरी तरह से अब काम करने लगा था। उसके बाद ज़ू यहाँ से माउंट डेब्रेक के लिए माउंट डेब्रेक से निकल जाता है। साथ में निंयान तो था ही। जल्दी निकलने का रीज़न ये भी था कि जो भी क्लूज़ इसको चाहिए थे, वो मिल चुके थे और एक पैलेस लॉर्ड का धार्मिक डिक्री भी आया था, तो इसे लौटना ज़रूरी था। उनका मैसेज ये था कि ज़ोकिंग तुम कहीं भी हो, जो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसे छोड़ो और तुम काउंटी कैपिटल जल्दी से लौटो, क्योंकि वॉर से रिलेटेड चीज़ें तुम्हें हैंडल करनी पड़ेंगी। क्योंकि वेस्टर्न और जो नॉर्दर्न फ्रंट है ना, वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। हमें ट्रूप्स चाहिए, हमें सप्लाइज़ चाहिए, सप्लाइज़ मतलब खाना-वाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं भी वापस तो जा नहीं पाऊँगा युद्ध छोड़ के, नहीं तो फिर चीज़ें बदल जाएँगी। तो वहाँ पे तुम्हें काउंटी कैपिटल में लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेंगे, जो कि चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। और मैंने तुम्हें वैसे भी कमांड मेडेलियन मेरा दिया भी हुआ है, तो तुम्हारे पास फुल पावर है। पैलेस लॉर्ड की आवाज़ से लग रहा था कि वो काफ़ी थके हुए हैं। सो इस दौरान यस सर कहता है। सवाल-ववाल नहीं पूछता है भाई कि सिचुएशन क्या चल रहा है बैटलफील्ड में। उसको जो काम मिला था उसको वो करना है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। सो के दिमाग में ये तो था, देखो पैलेस लॉर्ड किसी पे भरोसा नहीं करते, मार्केस याओ पे भी नहीं, या वो जो बाकी 2 पैलेस लॉर्ड हैं एडमिन वाले डिपार्टमेंट के या जस्टिस वाले, ना कि इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी। इसलिए वो चाहते थे कि सप्लाइज़ का, ट्रूप्स का जो काम है ज़ू सँभाले। मतलब एक तरह से वो ज़ू को ही भेज रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ काम करने में। बट बेसिकली वो चेक कर रहा है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर पीछे से कुछ चाल चल दी है तो चलेंगे, नहीं चलेंगे वो बात की बात है, बट पैलेस लॉर्ड का अपना तरीका था काम करवाने का। ज़ू काफ़ी व्याकुल था कि भाई क्या चल रहा होगा, लेकिन निंयान को लेकर वो निकल चुका था। ट्रिप इसका जो यहाँ पर आया था वेस्ट तो नहीं हुआ था। तीसरे दिन ही तो निकलने से पहले ज़ू किंग और सुनहाई ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लिए थे। ज़ू ने सुनहाई के थ्रू जो भी पता करवाना था, करना था। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एके मुसाफिर विदा लेता हूँ।